ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि उन्होंने इनिशियली वही पॉलिसीज अपना के रखी जो दूसरे मगध रूलर्स अपना रहे थे, बल्कि उसको और फारफेच तक लेके गए। ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इनका किंगडम बोल सकते हैं कि ज़ेनिथ पे पहुंच चुका था। ठीक है। और कुछ ही स्टेट्स बची थी जो इनके किंगडम में एक कॉमन किंगडम क्रिएट करने से प्रोहिबिट कर रही थी, राइट। कुछ स्टेट में से कौन थी? एक कलिंगा। ठीक है। कलिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी, वो समझो क्यों उतना ज़्यादा उन्होंने कलिंगा पे अपने फोर्सेस यूज़ किए थे। ठीक है। तो आप समझो कि उस टाइम की जो ज्योग्राफी थी ना इंडिया की, उसका अगेन रीज़न वही है, ज्योग्राफी। आज थोड़ा इस चीज़ को फैक्टर्स हमने डिस्कस किया है, तो समझा इस चीज़ को। हमने ट्रेड रूट्स के बारे में इसमें नहीं समझा था जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ठीक है। ये कहीं मगध था। ठीक है। अब आप समझो किंगडम कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है। अभी हम फोटो भी देखेंगे उसका। ठीक है। कुछ इतना बड़ा किंगडम है, हम बोल रहे हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा रीजन है, ये अपने आप को अभी भी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक समझ रहा है। समझ रहा है क्या मतलब? ये अभी भी एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। कौन? कलिंग। ठीक है। यहाँ कहीं क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है। अब इनको यहाँ रूल करना है, यहाँ रूल करना है, यहाँ रूल करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल है। मध्य प्रदेश वॉज predominantly अ फॉरेस्ट लैंड इन एंशियंट टाइम। ठीक है। यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं थे, सिर्फ ट्राइब्स रहती थी और जंगल था। ठीक है। तो अगर आपको नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको इनके किंगडम से होके निकलना पड़ता था। ठीक है। तो वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड रास्ता बन सके, राइट। हम पढ़ते भी हैं कि एक रास्ता बनाया गया था साउथ इंडिया जाने के लिए, थ्रू वॉट? थ्रू कलिंग। जब कलिंगा पे उन्होंने विक्ट्री ले ली तो कलिंगा से रास्ता जाता था साउथ इंडिया को रूल करने का। अब जैसे उन्हें आंध्रा जीता हुआ है ना। यहाँ यहाँ पे वो है ना, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी उनके कुछ इंक्रोचमेंट हुए हैं। तो अगर आपको रूल करना है तो अभी आपको क्या पूरा घूम के जाना पड़ता था। ठीक है। तो वो चीज़ को ये अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए कि ये किंगडम भी इनका पार्ट हो जाए। तो काइंड ऑफ एक किंगडम को क्रिएट करने के लिए उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये किंगडम हमारा जो कलिंगा किंगडम है वो किसका पार्ट हो जाए? मगध एम्पायर का। ठीक है। ये याद रखना। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे काफ़ी फोर्सेस लगाए। ठीक है। और हम क्या पढ़े थे इसमें कि कलिंगा जब वॉर हुई थी तो लगभग उन्होंने खुद अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है 1 लाख लोग किल किए गए थे। ठीक है। 1,50,000 लोग मगध में ले जाए गए थे, यानी कि कौन बना के? स्लेव्स बना के। ठीक है। देवर कैप्चर्ड। ठीक है। और इससे कहीं ज़्यादा लोग गायब हो गए थे, मतलब उनका कुछ अता पता ही नहीं है। ठीक है। तो इस लेवल पे क्या हुई है? कलिंग वॉर हुई है। ठीक है। ये हमें समझना होगा पहले तो। ठीक है। अब जब कलिंग वॉर हुई तो हमको सबको पता है कि बुद्धा वॉज वेरी डिवास्टेटेड बाय सीइंग द सीन्स ऑफ द कलिंगा वॉर। उन्होंने बोला कि इतना कुछ, क्योंकि ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है उस टाइम पे, आप पॉपुलेशन समझो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। उसका इतना बड़ा हिस्सा आप क्या कर रहे हो? बर्बाद कर दिया आपने, है ना। और कई सारे रिसोर्सेज लगे होंगे ये वॉर करने में। ठीक है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? अभी भी वो लोग डिवास्टेटेड हैं, क्योंकि उनके तो कई भाई बंधु है ना, सब लोग जा चुके हैं। तो वो काफ़ी एक ऐसा सीन हुआ जिसमें हम बोलते हैं अशोका को काफ़ी चेंज हुआ, उसका उसका मन चेंज हुआ, उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं उसके बाद। एंड ही वॉज द लास्ट मौर्यन एम्पायर जिसने कॉन्क्वेस्ट बाय हुक एंड क्रुक की पॉलिसी को यूज़ किया था। इस इवेंट के बाद उन्होंने ये पॉलिसी ही त्याग दी थी कि हम कॉन्क्वेस्ट बाय हुक एंड क्रुक करेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि कॉन्क्वेस्ट बाय एनी मीन्स, अब ऐसा नहीं होगा। अब कौन सी पॉलिसी आएगी? धम्मा पॉलिसी आएगी, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि अब हम धम्मा पॉलिसी के थ्रू रूल करेंगे। ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वॉर में काफ़ी डिवास्टेशन हुई, उनको समझ में आया कि इस पॉलिसी के तहत अगर चलते रहे तो जो किंगडम बना है वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि अगर इधर आप कॉन्क्वेस्ट दबाओगे तो रीजन इतना बड़ा है, यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे आप वॉर करने जाओगे। ठीक है। तो उनको चीज़ें समझ में आने लग गई कि कॉन्क्वेस्ट अगर आपको रूल करना है पूरे एम्पायर पे तो इस पॉलिसी के तहत तो अब नहीं हो पाएगा। तो क्या किया उन्होंने? पॉलिसी में चेंजेस लेके आए। चेंजेस क्या है? धम्मा पॉलिसी। तो पहले तो समझो ये पॉलिसी क्या है। क्या ये पॉलिसी ये बोल रही है कि हम कुछ वॉर आर्मी रखेंगे नहीं, कि हम वॉर के लिए आर्मी नहीं रखेंगे, या ये पॉलिसी ये बोल रही है कि हम वॉर ही नहीं करेंगे? ठीक है। आपको ये समझना है। तो
तो इस पॉलिसी का कहीं पर्पस ये नहीं था कि वो अपनी आर्मी को अबंडन कर देंगे। ये कहीं हमें इसका एविडेंस नहीं मिला है कि इस इवेंट के बाद उन्होंने अपनी आर्मी, जिसकी क्या लेंथ थी, इतने कुछ इन्फेंट्री, 60,000 कुछ हॉर्सेस, राइट। तो वो पूरी उन्होंने कैवलरी, अपनी इन्फेंट्री, इनफैक्ट नेवी सब मेंटेन करके रखा। लेकिन क्या नहीं हुई, इसके बाद अशोका की कोई मेजर वॉर नहीं हुई। हम ये पढ़ते हैं कलिंगा के वॉर के बाद उनकी कोई मेजर वॉर नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी पूरी मेंटेन करके रखी थी, ठीक है। और सेकंड आप ये समझो कि उनको, अब अशोका का जो रोल है ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, उनके पास इतना बड़ा किंगडम आ चुका है कि लोग उनको अब क्या समझने लगेंगे, डेमी गॉड टाइप, ठीक है। तो वो भी फिर अपने जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उनकी जो प्रजा है, उसको क्या समझते थे, चिल्ड्रंस, ठीक है। तो उन्होंने एक अपने आप को एक पेरेंट की तरह ट्रीट किया, और पेरेंट अपने चिल्ड्रंस को क्या करेंगे, समझाएंगे। पहले कैसे समझाएंगे कि बुरी आदतें छोड़ दो, ठीक है। तो इसका हमें एविडेंस क्या देखने को मिलता है कि पहले जो उस टाइम पे जो इवेंट्स होते थे, कैसे इवेंट्स होते थे कि लिक्वर पी जा रही है, पार्टीज वगैरह हो रही हैं, ये पहले भी होता था। तो इन चीज़ों को वो बंद कराएंगे। वो क्या बोलेंगे, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, और कि ब्राह्मण्स की, ठीक है, और प्रीस्ट की, बुद्धिस्ट प्रीस्ट की आप क्या करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये चीज़ भी किसको बोल रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को बोल रहे हैं। और क्या वो बोल रहे हैं, वो, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे अब कि नॉन वायलेंस अपनाओ, ठीक है। नॉन वायलेंस कैसे अपनाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों को मत मारो, वो बोलेंगे जानवरों को भी मत मारो, ठीक है। उसका क्या एविडेंस मिलता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र में कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। नहीं तो हम क्या पढ़ रहे थे कि वैदिक सोसाइटी से तो चला ही आ रहा था ना, कि मास बड़े लेवल पे क्या हो रही है, किलिंग्स हो रही हैं, किसकी, कैटल वेल्थ की, बहुत सारी चीज़ों की, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, धम्मा पॉलिसी का पार्ट हैं। तो ये धम्मा पॉलिसी है क्या, एक ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू वो प्रीच कर रहे हैं किसको, अपने सब्जेक्ट्स को। और क्या वो उन्होंने सिर्फ अपने किंगडम तक ये पॉलिसी रखी, नहीं, इसका एविडेंस उन्होंने, हमें ये मिलता है कि उन्होंने एक्सटेंड किया था। कैसे एक्सटेंड किया, उन्होंने अपने क्या भेजे थे, एम्बेसडर्स भेजे थे, कहाँ पे, दूसरी जगहों पे। कहाँ कहाँ भेजेंगे, बर्मा भेजेंगे, और कहाँ भेजेंगे, श्रीलंका भेजेंगे। तो वो किस नाम से गए थे, मिशनरीज के नाम पे, बुद्धिस्ट मिशनरीज बन के वो कहाँ जाते हैं, बर्मा जाते हैं और श्रीलंका जाएंगे, और वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, पॉलिसी को प्रोपेगेट करेंगे कि आप भी ये पॉलिसी अपनाएं, इसी के तहत रूल करें, और बुद्धिज़्म को आप अपनाएं रिलीजन। तो अब क्या ये समझो, क्या अशोका की जो ये सोसाइटी है दिख रही है आपको, क्या ये बुद्धिस्ट सोसाइटी थी, क्या हम बोल सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी बोली जाएगी, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस अपना लिया, और वो बोल भी रहे हैं दूसरे देशों को कि आप बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करो। नहीं, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी इक्वली जगह दी थी, ठीक है। वो उससे बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड हुए, उससे उन्होंने क्या बनाई, ये पॉलिसी बनाई, धम्मा पॉलिसी बनाई, ठीक है। अगर वो जैनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हुए होते तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते, लेकिन हम पढ़ते हैं जैनिज्म में मास लेवल पे बड़े लेवल पे होती है, और ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में वो पेनेंस अपनाते हैं कि कपड़े छोड़ो, ये सब करो। वो सोसाइटी के सस्टेनेंस के लिए, इतना सस्टेनेंस के लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि लोगों को बोल रहे हो आप कि है ना, पेनेंस करो, कपड़े छोड़ो, घर छोड़ो, ठीक है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि हाँ, यहाँ पे रह के आप सुधार करिए, ठीक है। तो अशोका बोलेगे धम्मा पॉलिसी के अंदर कि अगर आप इस पॉलिसी को अपनाओगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो ये भी बोलते हैं। और ये सब बातें हमें कहाँ मिल रही हैं, उनके पिलर एडिट्स में मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं एक पिलर एडिट्स को रीड आउट भी करूंगा, 13th पिलर एडिक्ट है, उसको समझ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं। बस सुनना है, लिखना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी को सुनते हैं। और वो अपने आप को क्या बुलवाते थे, पियादासी, है ना, पियादासी, ठीक है। ये पियादासी क्या रहा होगा, एक प्राकृत वर्ड रहा होगा, ठीक है। और एक कॉमन चीज़ ये है कि धम्मा पॉलिसी के तहत वो क्या कर पाए थे, वो कर पाए कि पूरे राज्य में एक पॉलिसी के तहत चलेगा, और एक भाषा बोली जाएगी, और भाषा किस स्क्रिप्ट पे चल रही है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट पे। तो यूनिफॉर्मिटी आ रही है पूरे किंगडम में, क्या आ रही है, ठीक है। किंगडम एक ही पॉलिसी के तहत चलेगा पूरा, और जो इतना बड़ा आपका एम्पायर बना हुआ है उसमें अगर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। तो ये धम्मा पॉलिसी कर क्या रही है, आप समझ में आया आपको थोड़ा बहुत,
ठीक है, आप बताओ क्या फीचर्स रहे होंगे इसके जो मैंने अभी तक बताया धम्मा पॉलिसी के। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ समझ में आया कि मैंने अभी क्या बताया पॉलिसी के तहत? देखो मैं बोल रहा हूँ कि मॉडर्न की क्या थी पॉलिसी पहले, कि कॉन्क्वेस्ट करना है बाय एनी मीन्स। ठीक है, उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई कि आप दूसरे किंगडम पे अटैक करोगे और उनकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, ठीक है, वही हमारे किंगडम का पार्ट हो जाएगी। इनिशियल पॉलिसी ये हो गई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इस पॉलिसी के तहत क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लाइव्स हो रहा है। ठीक है, अगेन कोई लोगों की लाइफ जा रही हैं और वो हमारे रिसोर्सेज एंड में तो हमारे ही स्टेट का पार्ट होने थे, वो सब क्या होगा, लॉस होगा। एनिमल्स की किलिंग हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे। तो उन्होंने समझा कि इस पॉलिसी के तहत आप रूल नहीं कर सकते हो इतने बड़े एम्पायर को। तो उन्होंने क्या अपनाया फिर, धम्मा पॉलिसी। ये धम्मा पॉलिसी किससे इन्फ्लुएंस थी? इन्फ्लुएंस थी बुद्धिज्म से। क्यों? क्योंकि ये नॉन वायलेंस प्रीच कर रही थी। क्या प्रीच कर रही है? नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, अब जब ह्यूमंस से हटके एनिमल्स पे बात करेंगे तो उसके तहत कुछ रूल्स आएंगे। क्या रूल्स आएंगे? कि स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स बंद होनी चाहिए। ये समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला? आप एनिमल को नहीं मार सकते हो, तो अब उसके लिए कुछ रूल्स आएंगे। रूल्स क्या है कि ये स्लॉटर ऑफ एनिमल्स बंद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या बोलेगे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आर्मी अबेंडन नहीं करी। जो इनकी इतनी बड़ी आर्मी थी ना, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं। ठीक है, सारे लोगों को एम्प्लॉय किया गया। जो ऑफिसर्स मेंटेन थे आर्मी के, जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम कि 6 विंग्स थे, पढ़ा था आर्मी में 6 विंग्स थे उनकी डिफेंस फोर्सेस में बेसिकली। उन सब के ऑफिसर्स थे, सबको रखा गया और साथ साथ उनको वेजेस भी दी गई। लेकिन कोई मेजर वॉर नहीं हुआ। किसके बाद? इस पॉलिसी को अपनाने के बाद। ये पॉलिसी कब अपनाई गई है? कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, कलिंग वॉर क्यों हुआ था ये समझ में आया था? मैंने बताया था कि वो एक मेजर एरिया था, ठीक है, जो उनके लिए किंगडम के लिए आने मतलब एम्पायर बड़ा करने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो वॉर हुई। वॉर के बाद पॉलिसी अपनाई, इसको इम्प्लीमेंट करा गया। पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या था? एक तो वो अपने आप को एक पेरेंट समझ रहा है। अशोका का समझो उस टाइम पे क्या रोल रहा है, वो एक अपने आप को पेरेंट समझ रहा है। अब पेरेंट जब बच्चों से बात करेगा तो जो आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वही बात हो रही है। तो सबसे पहले तो बोलेगी कि मॉरल कंडक्ट होना चाहिए आपका, बोलते हैं कि मोरली कंडक्ट करो। और क्या बोलेंगे? बड़ों से अच्छे से बात करो। ठीक है, तो वो भी बोलता था कि आप अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की एंड प्रीस्ट की क्या करोगे? रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, और पेरेंट्स क्या बोलेंगे बच्चों को? कि अनएथिकल कंडक्ट को बचो। तो उसके लिए हमें क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं? हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं कि वो ऐसी पार्टीज जो होती थी जहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है, इसको वो क्या कराएंगे? बंद कराएंगे। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया और अपने आप लोग कर लेंगे। लोग इतने वो तो है नहीं भोले वाले। इसके लिए फिर उन्होंने धम्मा को इम्प्लीमेंट कराने के लिए धम्मा ऑफिसर्स रखे थे। हम उनके नाम भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो पनिश करेंगे लोगों को। वो लोगों को जस्टिस ऑफिसर्स बोला जाता है उनको बेसिकली। तो जो पॉलिसी धम्मा पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत नहीं चल रहा है, उसको वो लोग पनिश करेंगे। ठीक है, और ये किसके अंदर हो रहा है सब कुछ? पॉलिसी के अंदर, धम्मा पॉलिसी के अंदर। ठीक है, मैं उस बात पे था कि पेरेंट्स बच्चों को क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोल दिया कि एक तो मॉरल कंडक्ट रखो, सेकंड अनएथिकल मीन्स में नहीं पढ़ो, और क्या करो? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स करो। ठीक है, और 2-3 फीचर्स और हैं। ठीक है, लेकिन उसका डीप में जाने का हमें मतलब नहीं है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स रखो, नॉन वायलेंस अपना लो। ठीक है, और क्या रख लो? एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर ली, टीचर्स की रिस्पेक्ट कर ली, और मेरी भी रिस्पेक्ट करो। वो ये भी बोलेगा कि आई एम योर किंग, जो मेरे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनका पालन करो। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे लिखा जाता था कि अशोका की जो पॉलिसीज़ थी वो काइंड ऑफ एक ऐसा कंडक्ट था कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात कर रहे हों। ठीक है, इसको पहले लिख लो, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो नहीं क्लियर हुई हैं लिखने के बाद और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगा उसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, पहले इस एडिट को जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 13th रॉक एडिक्ट है। ठीक है, ये तो उसमें वो बोल रहा है व्हेन ही हैड बीन कंसीक्रेटेड। कंसीक्रेट का मतलब है किंग नियुक्त किया जा चुका है वो। ठीक है, 8 years मतलब 8 साल तक
द बिलव्ड ऑफ गॉड्स द किंग पियादासी, पियादासी कौन है? अशोका। बार बार क्या बोला जाएगा? द बिलव्ड ऑफ गॉड्स किंग पियादासी। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन था, बस ये लाइन दे दी गई थी। अब बोला गया था ये किसको डिफाइन कर रहा है ये लाइन, तो ये अशोका की बोला जाता था। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्हेन ही हैड बीन कंसिक्रेटेड 8 years द बिलव्ड ऑफ गॉड्स किंग पियादासी कॉन्कर्ड कलिंगा। ठीक है, 150,000 people were deported, 100,000 were killed, ठीक है, and many times the number perished। ठीक है, समझ में आई ये लाइन? 1 लाख मर गए, 1.5 लाख डिपोर्ट हो गए, और कई गुना गायब भी हो गए। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स नाउ द कलिंगा वॉज एनेक्स्ड, द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स वेरी अर्नेस्टली प्रैक्टिस्ड धम्मा। कलिंगा के बाद उन्होंने धम्मा को प्रैक्टिस किया। ठीक है, ऑन कॉन्करिंग कलिंगा द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स फेल्ट रिमोर्स फॉर व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कॉन्गर्ड द स्लॉटर दैट एंड डिपोर्टेशन ऑफ द पीपल इज एक्सट्रीमली ग्रीवियस टू द बिलव्ड ऑफ गॉड्स। यानी कि वो बोल रहा है कि जो लोगों को दुख हुआ, जो लॉस हुआ, वो किसको अच्छा नहीं लगा? अशोका को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वही लाइन वो बोल रहा है। What is even more deplorable to the beloved of the gods is the Brahmins and Sarmanas were left houseless। यानी कि जो ब्राह्मण्स थे और जो सतमनास थे, सतमनास को बोला जाता है प्रीस्ट ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट। ठीक है, तो उनके पास कोई घर नहीं बचा था। ठीक है, all suffer violence, murder and separation from their loved ones. Today if 100 or 1,000 part of those people who were killed or died when Kalinga was annexed were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the beloved of gods। ठीक है, ये लिखा गया था। बेसिकली उसको ये रियलाइजेशन हुआ, इतने लोग जो मर गए थे ना, वो उसका कोई यूज़ हुआ नहीं। ठीक है, उन लोगों जो लोग मरे थे उनके लव्ड वंस जो थे वो सब उनके बिना रहने लग गए। ठीक है, अब उसको इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हो गया कि 1 लाख का 100वां हिस्सा यानी कि 1,000 लोग भी पेरिश हो जाएंगे, तो उसको बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि वो किंग क्यों ही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो एज अ पेरेंट फिर बन जाता है और वो सारे सब्जेक्ट्स को एज अ पेरेंट ही रूल करेगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालो इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर। द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म वॉर। हमने अशोका का टाइम पीरियड लिखा था, नहीं लिखा था? लिख लो 268 टू, जब आपने अशोका हेडिंग डाली होगी तो वहां पे लिख लो 268 टू 232 BC। द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म 232 BC। The ideology of guided Ashoka's Buddhism guided Ashoka's state policy at home, state policy at home and abroad, state policy at home and abroad. After his accession to the throne, after his accession to the throne, Ashoka fought Ashoka fought only one major war, only one major war known as Kalinga War. Known as Kalinga War. According to him, 1 lakh people were killed.
according to him 1 lakh people were killed, 1,50,000 were taken prisoners. The war brought were taken as prisoners. The war brought to the Brahmana priest. The war brought to the Brahman priest. Huh? Brought to the Brahman priest and the Buddhist monks great sufferings. इतना स्लो क्यों लिख रहे हो? सब तेज लिख रहे हैं ना. The war brought to the Brahman priest and Buddhist monks great sufferings, which caused Ashoka grief and remorse. Which brought Ashoka grief and remorse. So he abandoned the policy of remorse. अच्छा लिखूं क्या? क्या मतलब होता है रिमोर्स का? दुख होना या दुख अभिव्यक्ति करना, मतलब है ना. गिरफ का हो गया, दुख हो गया. अब उसके बाद जो दुख के बाद जो अगली स्टेज होगी वो होता है रिमोर्स. हाँ, पछतावा, राइट. हाँ, ग्रीफ एंड रिमोर्स. सो ही अबेंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन. So he abandoned the policy of physical occupation in favor of a policy of physical occupation in favor of a policy of cultural conquest. पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट. तो जो धम्मा पॉलिसी है ना, ये क्या है? एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करने का तरीका है. मतलब वो अब लोगों को फिजिकली नहीं करेगा, वो थ्रू वैल्यूज लोगों को अपने शासन में लेके आएगा. ठीक है, धीरे धीरे समझते जाओगे. मतलब पॉलिसी ये धम्मा समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था. ठीक है, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ लेना कि ये एक पॉलिसी चेंज कैसे हो रहा है. पहले वो लोगों से खुद जाके लड़ रहा है. ठीक है, अब वो क्या करेगा? लोगों की वैल्यूज चेंज करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि बस पिलर्स पे लिख देगा और लोग मान जाएंगे. वो लोगों को एनफोर्स कराएगा. उसके लिए वो क्या कर रहा है? ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा जो लोगों से मनवाएगी कि हाँ इस तरीके से फॉलो करो आप चीज़ें. ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आप लिखोगे इन अदर वर्ड्स. भैरी घोषा was replaced by धम्मा घोषा. भैरी घोषा का क्या मतलब हुआ? फिजिकल कॉन्क्वेस्ट. इसको किससे रिप्लेस किया गया? धम्मा घोषा से. ठीक है, तो ये वर्ड्स आ सकते हैं, ये आते भी हैं मतलब बार बार एग्जाम में. भैरी घोषा क्या थी? हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. भैरी घोषा क्या था वो पूछेगा. तो ये क्या थी? एक पॉलिसी थी जिसमें हम फिजिकली कॉन्क्वर कर रहे हैं जाके. धम्मा घोषा क्या है? एक पॉलिसी है जिसमें हम कल्चरली कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे अशोका मेड एन ideological appeal. Ashoka made an ideological appeal towards the tribal people and the frontier kingdoms. People and frontier kingdoms. Frontier kingdoms कौन है?
NWFP बोल सकते हो, है ना, पढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है। और कौन से हो गए जो बेसिकली एकदम एंड में है किंगडम्स, ठीक है। तो उनको वो क्या बोल रहा है, आइडियोलॉजिकली अपील कर रहा है, क्योंकि वो या तो लड़ाई से मानेंगे या फिर हम बात से मानेंगे। तो वो लड़ाई करना नहीं चाहता, तो वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है लोगों से, ठीक है। फिर आप लिखोगे द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोका were instructed to propagate dhamma idea dhamma idea among all sections of society. Dhammas Dhamma ideas among all sections of society. ऑफिस सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट्स ही बोला था, उसको वही रखो। अशोका नो लॉन्गर ट्रीटेड foreign dominions no longer treated foreign dominions as an legitimate area for military conquest. Legitimate area for military conquest. वो क्या करेगा, अब इनको आइडियोलॉजिकली एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। he took steps for the welfare of men and animals in his and foreign lands. He sent ambassadors of peace. To the Greek kingdoms in Western Asia and Greece. He also sent missionaries for the propagation of Buddhism to Sri Lanka and Central Asia. नेक्स्ट पॉइंट, एज एन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, एज एन एनलाइटेंड लीडर Ashoka tried to enlarge his area of political influence through propaganda. क्या समझ में आया इस लाइन से? उसको एनलाइटमेंट हुई है, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है, एनलाइटमेंट हुई है तभी वो क्या कर रहा है, वॉर की जगह पीस की बात कर रहा है, ठीक है। और वो इस पॉलिसी को भी क्या यूज कर रहा है,
अपना किंगडम बड़ा करने के लिए, क्या बोल सकते हैं, चाल बदल गई, फितरत वही है। ठीक है, मतलब उसने अपनी फितरत नहीं छोड़ी, उसका अभी भी क्या सपना है, एक बड़ा किंगडम हो। ठीक है, किंगडम तो बड़ा कर ही रहा है वो, लेकिन किसके थ्रू करेगा, धम्मा पॉलिसी के थ्रू। वो लोगों को बोलेगा प्यार से हमारी तरफ आ जाओ, शांति के थ्रू। नमन समझ में आया थोड़ा अब क्लियर है आपको, थोड़ा सा क्लियर है, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ऑफिसर्स हैं, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट वही पढ़ेंगे, ऑफिसर जो क्रिएट किए गए थे ना, वो पनिश करेंगे लोगों को। ठीक है, तो मतलब वो है कि वॉर नहीं हो पाई, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने कोई दूसरा, हम बोल सकते हैं फ्रंट क्रिएट नहीं होने दिया, क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी आ गई जिसमें सबको अच्छा लग रहा है कि हाँ, ट्रेडर्स को फायदा हो रहा है कि एनिमल्स की किलिंग वगैरह नहीं हो रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, पेरेंट्स खुश हैं कि बच्चे ड्रिंक्स वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, धर्म का रास्ता अपना लिया, कि वो बोलेगा कि धर्म का रास्ता अपनाओ सब लोग। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब वो वैशाली जाता है तो वहाँ पे एक उनके सेंट होते हैं, उनका जन्मदिन होता है बेसिकली, तो वो बोलता है कि यहाँ पे इतने बड़े सेंट का जन्म हुआ है, तो इस खुशी में हम यहाँ पे एक रॉक एडिक्ट क्रिएट करते हैं, और हम क्या करते हैं, आपका जो बाली है, बाली क्या हमने पढ़ा था, टैक्स होता है, उसको माफ कर देते हैं, और आपका जो दूसरा टैक्स है जो हम पीजेंट टैक्स पढ़ते हैं उसको 1/8 कर देते हैं। ये कितना था पहले, 1/4 तक हो गया था। ठीक है, तो मतलब वो क्या करेगा, इससे लोग खुश हो जाएंगे, वाह कितना अच्छा रूलर है कि आज आया और उसने ऐसे ऐसे किया। तो ठीक है, मतलब रिवॉर्ड्स भी देगा, पनिश भी करेगा, तो लोग क्या करेंगे, संतुष्ट रहेंगे उससे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ही डिड नॉट he did not pursue he did not pursue the policy of peace for the sake of for the sake of peace under all conditions, peace under all conditions, but rather but rather he adopted a practical policy he adopted a practical policy of consolidating his great empire. There is no evidence there is no evidence that he disbanded the huge army disbanded मतलब खत्म कर देना ना, disbanded खत्म कर देना मतलब छोड़ देना, काइंड ऑफ disbanded his huge army maintained from the times of maintained from the times of Chandragupta Maurya. He repeatedly asked he repeatedly asked the tribal people to follow the policy of Dhamma, and he violated sorry and he threatened them if they violated he threatened them if they violated the established rules of social order and dharma. ये लाइन समझ में आई लास्ट वाली, वो ट्राइबल लोगों से बार बार क्यों बोल रहा है कि ट्राइबल लोग अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ते इजीली। अभी जैसे आप मणिपुर में देखते होगे,
मणिपुर में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक साइड, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत आइडिया है मणिपुर का? समझो एक राज्य है, ठीक है, राज्य में एक क्या है, वैली है, ठीक है। वैली का मतलब क्या हो गया? पहाड़ के नीचे का इलाका, प्लेन इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप रहता है, वो नाम है क्या? मीती। वैली में कौन लोग रहते हैं? मीती लोग रहते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे कौन रहते हैं? कुकी, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक स्टेट है मणिपुर जहाँ पे वैली है, एक वैली में कौन रह रहा है? मीती लोग रह रहे हैं। अभी से नहीं, क्या नहीं, जब से चला आ रहा है समाज तब से वो रह रहे हैं, मीती लोग। ट्राइबल लोग हैं, ये अपनी आइडेंटिटी अभी तक मेंटेन करे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर कौन रह रहे हैं? कुकी रह रहे हैं। अब इन दोनों में क्या रहता है? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का रहेगा? कि लैंड हमारा, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इनसे बोलेगे आप हमारे एरिया में मत आओ, ये बोलेगे आप हमारे यहाँ इंटरफेयर मत करो, ठीक है। और कोई भी छोटी सी बात हो जाएगी, चाहे वो आपस में दुश्मनी वगैरह हो, तो क्या करेंगे ये सब लोग? एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट देयर अदर ट्राइब, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ट्राइब लोगों की, ट्राइबल लोगों की, कि ये अपना आइडेंटिटी है ना, इसको सर्वोपरि मानेंगे, ठीक है। इनके लिए जो आइडेंटिटी है वही सब कुछ है इनकी। अगर वो आइडेंटिटी को हल्का सा भी थ्रेट आएगा तो उसके लिए ये वॉर करने को भी तैयार हो जाएगी किसी सामने वाले के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्राइबल लोगों का क्या होता है, नेचर होता है। और ये हमेशा से रिजिड ही रहा है, ठीक है। कुछ ट्राइबल लोग विद टाइम, जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इनको चेंज करने की कोशिश करी, तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइबल रिवॉल्ट हुए। ट्राइबल रिवोल्ट कहीं ना कहीं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि आप लैंड छोड़ो अपना, ये लैंड हमें एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें इससे लकड़ी चाहिए रेलवे बनाने के लिए, ठीक है। उनकी तो बस दो ही इच्छाएं थी कि फॉरेस्ट या तो उनको मिल जाए जिसका वो टिम्बर एक्सपोर्ट कर सकें, या फिर वो क्या करें, उस एरिया को खाली करा सकें। तो वो ट्राइबल बोले कि नहीं ये हमारा लैंड है, और इन दोनों में क्या हो गए, क्लैशेस हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या लगती है, पहले भी हुई होगी, क्योंकि लैंड जो फॉरेस्ट है वहाँ पे तो ट्राइबल्स हमेशा रह ही रहे हैं। तो वो ट्राइबल को क्या बोल रहा है अशोका, कि आप या तो हमारी पॉलिसी अपनाओ, नहीं तो हम आपको प्रताड़ित करेंगे ठीक है। तो ये उस टाइम पे भी था ये चीज़, ठीक है। अब आप ऑफिसर्स के बारे में पढ़ोगे इसके, विद इन द एम्पायर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, विद इन द एम्पायर he appointed a class of officers, within the empire he appointed a class of officers known as rajukas. Rajukas, who were vested with authority, who were vested with authority either to reward people, either to reward people as well as punish them, as well as punish them wherever necessary. फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, his policy of dhamma impacted, his policy of dhamma impacted larger subjects, larger subjects। एग्जाम्पल में लिखोगे, many hunters and fishermen, many hunters and fishermen gave up killing, gave up killing animals and took a, and took a, gave up killing animals and took a settled agricultural life। मतलब उसने जो अपील्स करी थी, ऐसा नहीं कि बस कागज पे या फिर पिलर्स पे ही रह गई। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे फिशरमैन जो हंटर्स थे, उन्होंने अपने आप को लिटरली समझ के कन्वर्ट किया, किसमें, एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है। अब हम बार बार पिलर एडिट्स की बात तो कर रहे हैं,
थोड़ा देख लेते हैं ये होते कैसे हैं और क्या होता है इनमें। पहले समझो ये किस में लिखे जाते थे, प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज थी? ठीक है, तो वो ऐसी दिखती थी वो, इसको डेसिफर करने में टाइम लगा था। ठीक है, अभी कुछ 100 साल पहले या 150 साल पहले ये डेसिफर की गई थी। ठीक है, तो ऐसी दिखती थी। जो कभी कोई कुतुब मीनार गया है? आप गए हो, राइट, आप भी गए हो, और कोई नहीं गया? तो वहां पे कुछ ये पिलर दिखता है ना? तो ये पिलर कौन सा था? अशोका का ही है ना? इसी पिलर पे क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो सॉरी, एक गुप्ता साम्राज्य के चंद्रगुप्त आए थे, मौर्य नहीं थे वो। तो चंद्रगुप्त ने इसमें अपना इंस्क्रिप्शन भी डाला था। ठीक है, और बाद में जो दिल्ली में जो अफगान से रूलर्स आए थे, तुर्किश हेरिडिटरी के, वो इसको इंटैक्ट करके रखते हैं कि ये शो करता है कि ये 3 से 4 मेजर रूलर्स में यहाँ पे अपना इंस्क्रिप्शन शो किया था। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला, ये था मेनली किसका? अशोका का। इस पे किसने और अपने इंस्क्रिप्शंस डाले? चंद्रगुप्त ने। और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पे इन्होंने इसको इंटैक्ट रखा था, इसको हर्ट नहीं किया। मतलब आप देख पा रहे हो, वो चाहते इसको उखाड़ सकते थे, क्योंकि बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स तो उन्होंने तबाह कर ही दिया था, लेकिन इसको उन्होंने इंटैक्ट रखा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये पिलर्स दिखते हैं, ये तो मतलब नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बनाया था, वो कुतुब मीनार है। हाँ, कुतुब मीनार बनाया था। इस कॉम्प्लेक्स में पहले कुछ टेम्पल्स थे, जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, उसको कंसिग्रेट करके बाकी चीज़ें मतलब वो तोड़ दी, लेकिन इस पिलर को नहीं तोड़ा। आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे मिडीवल में कि क्यों उन्होंने दूसरे टेम्पल्स वगैरह तोड़े होंगे। क्योंकि पहले जो रूल होता था रिलीजन के थ्रू होता था। ठीक है, अगर आप किसी का रिलीजन ही दबा दोगे तो उसकी जो होती है ना सेल्फ स्ट्रेंथ, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इजीली क्या हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा कि हमने आपके रिलीजन को ही ज़मीन में मिला दिया, तो हम क्या करेंगे, अब आप पे रूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई जगह रिलीजियस नहीं था चीज़, ये सिर्फ एक किंगडम बनाने के लिए चीज़ करी गई थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेडिवल में। ठीक है, तो समझो अभी जैसे ऐसे कुछ पिलर एडिट्स थे, ये रेप्लिका क्रिएट किए गए हैं, ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है, जैसे ये सांची के बाहर बनाया गया है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे कुछ पिलर एडिट्स थे, इस पे इंस्क्रिप्शंस लगाए गए थे। ठीक है, और ये आप देखो, ये उस टाइम पे क्या था? हाँ, हाँ, ये उस टाइम पे क्या है आपका? अशोका का एम्पायर है ये। ठीक है, मैंने कुछ बताया था कि 500 हाथियों के बदले उसको सेलिकोस निकोटन ने कुछ एरिया गिफ्ट किया था, तो वो ये एरिया था। ठीक है, ये पीस ट्रीटी वो साइन करते हैं तो। ठीक है, कलिंगा ये रीजन अलग से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पाटलिपुत्र, तो मैंने बताया था पाटलिपुत्र का से रास्ता जाता था कलिंगा से होते हुए साउथ इंडिया। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। क्लियर है ये थोड़ा मैप? ठीक है, ये भी फाइल मैं शेयर करूंगा, वैसे ही आपको मिलते रहेंगे मैप्स। तो ये क्या है, रॉक एंड पिलर एडिट्स के मैप्स हैं। तो ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ उनके पिलर एडिट्स थे। ठीक है, तो बैरट आपको देखने को मिलता है, ये पूछा जा चुका है बैरट है कि नहीं है। सांची तो हमें पता ही है, अभी देखा भी था। ठीक है, सांची में था। ठीक है, और सासाराम एक रास्ता जाएगा। ठीक है, सारनाथ में है। ठीक है, और भी ये सोपारा है, जैसे ये एरिया ये पूछा जा चुका है, गिरनार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इनके पिलर एडिट्स थे। ठीक है, क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे। मेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, धम्मा पॉलिसी क्या आती है बताओ। एनालिसिस वाले क्वेश्चन कहाँ आएंगे? मेंस में आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद समझ में आया होगा कि क्वेश्चन प्रीलिम्स का कैसे होगा, मेंस का कैसे होता है। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया था कि मेंस में क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस। ठीक है, वहाँ पे भले ही आपको फैक्ट्स नहीं आते हो, आपको वर्ड याद ना है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है ना कि क्यों चीज़ कोई हुई थी, तो उससे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये समझो, ये बताता है उस टाइम पे जो दूसरे किंगडम थे। ठीक है, तो ये क्या था, एक एकनीड एम्पायर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको एरिया, ये अभी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। अभी आपने फिर से देखा होगा अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो कि ईरान और फिर से वॉर फिर से छिड़ गई है इनकी। ठीक है,
तो वो कौन सा रीजन है, ये रीजन है पर्शियन गल्फ, ठीक है, फिर वो मेडिटेरियन सी। तो ये काफ़ी बड़े एम्पायर्स थे और इनकी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ट्रेड होती थी, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा रीड कर लो, और कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना। क्लियर है? लेजिटिमेट करना मतलब, ठीक है, अशोका नो लॉन्गर ट्रीटेड, जो, ठीक है, देखो मतलब वो खुद का अधिकार समझना, जैसे ये समझो कि अभी तक वो क्या कर रहा था, जो कलिंगा थी ना उस टाइम पे एक देश ही था, आप ये समझो वो अपने आप को एक आज़ाद देश मान देते हैं, ठीक है। तो कोई आज़ाद देश है, उस पर आप अटैक करोगे तो वो दूसरे हमारे देश, जैसे मैं मॉडर्न किंगडम का राजा हूँ और मेरे पास में क्या कलिंगा देश है, ठीक है, तो मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे देश पे कब्जा कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो वो लाइन यही बोलना चाह रही है कि उसने अब दूसरे फॉरेन राज्यों को अपने राज्य में शामिल करना एक लेजिटिमेट मींस नहीं समझा, ठीक है। मतलब उसने उसका अधिकार अब खो दिया था, ऐसे समझ सकते हो। अब वो क्या करेगा, सिर्फ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की जगह क्या करेगा, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना चाहेगा। यानी कि कलिंगा अब किंगडम होता ना पॉलिसी के बाद, तो वहाँ पे वो जाके क्या करता, धम्मा प्रीच करता, ठीक है, वो अपने एम्बेसडर सेंड करता कलिंगा में और उसको शामिल करने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ पे फिजिकली अटैक नहीं करता। किसको, कलिंगा को, अगर ये पॉलिसी के बाद आया होता है इवेंट तो। आगे बढ़े, लिखोगे नेक्स्ट आप पॉलिसी ऑफ धम्मा, इसमें बस डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको। पॉलिसी ऑफ धम्मा, वही लिखवा रहा हूँ, ये आपको कहीं डिक्टेशन मिलेगा नहीं, ये मैंने निकाला है इसको। देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये एक पॉलिसी है जिसमें वो क्या कर रहा है, किंग अपने आप को पैटर्नल किंगशिप बोलते हैं इस चीज़ को, कि किंग जब अपने आप को पेरेंट समझने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल किंगशिप, ठीक है। अब इस पॉलिसी के तहत वो लोगों को रूल करना चाहता है, ठीक है। और इसमें धम्मा में हमें इसको क्या दिखता है, इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वही आप देखोगे कि पहले हम पढ़ेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, तो नॉन वायलेंस वगैरह वगैरह चीज़ें हम बोलेंगे। फिर सेकंड बोलेंगे इसको कंडक्ट कैसे कराया जा रहा है लोगों के ऊपर, तो हम ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड में हम देखेंगे इसका फाइनली इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये लिखवाया ही जा रहा है आपको, ये डिक्टेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने ही बनाया था, तो आप उसको लिखो, थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद समझ में नहीं आती है फिर आप मुझसे बोलना, ठीक है।
तो आप लिखोगे a key element of a key element of Ashoka's legacy, a key element of Ashoka legacy is his policy of धम्मा. इसको आप धर्म भी लिख सकते हो. जब कुछ समझ में नहीं है ना धम्मा क्या है, तो मतलब उसको समझना धर्म. धर्म का मतलब क्या होता है? सही रास्ता चुनना, राइटियसनेस. ठीक है, तो ये सब राइटियसनेस धर्म ये आप ब्रैकेट में लिखते जाओ जिससे आपको ये याद रहे उस टाइम पे धम्मा है क्या. हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा ब्रैकेट में लिख लो उसको धर्मा. धर्म, धर्म, धर्म समझते हैं ना, धर्म क्या होता है. ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? राइटियसनेस. राइटियसनेस का मतलब क्या होता है? सही रास्ते को फॉलो करना. लिखा सब? उसके आगे कॉमा लगा लो. अ सेट ऑफ एथिकल, set of ethical and moral guidelines, a set of ethical and moral guidelines that he propagated, that he propagated throughout his empire. Throughout his empire. इसके अंदर पहले आप डालोगे हेडिंग नेचर्स ऑफ अशोका धम्मा. इसके अंदर सब हेडिंग डालो एथिकल एंड मॉरल फाउंडेशंस. सब हेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? इसके अंदर की हेडिंग है एथिकल एंड मॉरल फाउंडेशंस. फर्स्ट पॉइंट है इसका कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, ब्रैकेट नहीं है, पहला पॉइंट है आपका ये. हाँ, उसके अंदर का पहला पॉइंट है ये, वही बता रहा. सब हेडिंग का मतलब होता है उसके अंदर अब पॉइंट्स आएंगे. नॉन वायलेंस देखो समझ जाया करो. जैसे आप क्या बनाते हो, पहले एक मेन हेडिंग आती है, ठीक है, फिर ये दूसरी हेडिंग आई, सब हेडिंग हो गई है. सब हेडिंग क्या बताई थी आपको? ठीक है, तो ये एथिकल एंड मोरल फाउंडेशन ये होगी. अब इसके अंदर पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, आप लिखो उसमें अशोकास धम्मा. फर्स्ट पॉइंट ही है, इसके अंदर लिख रहे हैं हम अशोकास धम्मा emphasized emphasized compassion towards all living beings, comma non-violence, comma respect for life. Respect for life. This was a departure from this was a departure from early policy of military conquest. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ही उसकी हेडिंग होगी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस. इसके अंदर आप लिखोगे अशोका एडवोकेटेड फॉर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स elders, religions and fair treatment of all subjects. Elders, religions and fair treatment of all subjects.
irrespective of irrespective of social status और बिलीफ सिस्टम, यानी कि वो किसको टारगेट कर रहा है, पढ़ना, सोशल स्टेटस एंड और बिलीफ सिस्टम। तीन बार बोल चुका हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस और बिलीफ सिस्टम। पेन चेंज करो तुम अपना पहले, नहीं है नंबर एक वो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे सोशल वेलफेयर, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, डिक्टेशन मिल जाएगा बाद में, ठीक है। अरे नहीं जोड़ो बात, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है ना, वो समझो आपकी वजह से, तो लिखो थोड़ा सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मतलब थर्ड पॉइंट किसके अंडर चल रहा है, ये एथिकल एंड मॉरल फाउंडेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि क्या फाउंडेशन थी इस पॉलिसी की, धम्मा की क्या फाउंडेशन थी, राइट। इसमें हम देख रहे हैं सोशल वेलफेयर, इसके अंदर लिखोगे धम्मा इंक्लूडेड directives such as caring for the aged people, caring for the aged people, providing medical facilities, providing medical facilities for humans and animals, and building infrastructure, animals, and building infrastructure like roads and rest houses. रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, रेस्ट, हाँ गेस्ट हाउसेस सेम ही चीज़ है वो। फिर आप अब अगला हेडिंग क्या डालोगे, फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। पहले हमने क्या देखी थी, इन्फ्लुएंस किसका हो रहा है, एथिकल और मॉरल फाउंडेशन का। अब किसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। हाँ सेकंड सब हेडिंग है ये, फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। इसके अंदर लिखेंगे आप अशोकास धम्मा was influenced by Buddhist principles, reflecting emperors, reflecting Buddhist principles, reflecting emperor's conversion to Buddhism, emperor's conversion to Buddhism after Kalinga war, Kalinga war. It not only included Buddhist elements but also other philosophical, sorry, but also other philosophical traditions in India, यानी कि बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म, हिंदुज्म, सबका उसने एक कंबाइंड मिक्सचर तैयार किया था, राइट। सेकंड हेडिंग डालेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धर्म, जाना आपको, ठीक है चले जाइए। सेकंड हेडिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धम्मा। पहला था नेचर, अब सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब पहले हमने समझा था कि किस तरीके का क्या है नेचर है धम्मा पॉलिसी का, जिसमें हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे, एक हम पढ़ेंगे मॉरल इन्फ्लुएंस और सेकंड हम पढ़ रहे थे फिलोसॉफिकल। सेकंड क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं
सबसे पहला पढ़ोगे आप एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। इस हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धम्मा के अंदर आप एक सब हेडिंग डालोगे। इसमें आप लिखोगे, पहला पॉइंट ही लिख दो डायरेक्ट, अशोका's messages were inscribed on Ashoka's messages were inscribed on rocks and pillars throughout his empire. The edicts covered the edicts covered topics such as the edicts covered topics such as moral conduct, religious tolerance, religious tolerance and religious tolerance and social responsibility. And social responsibility. नेक्स्ट लिखोगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नहीं, सेकंड सब हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। उसमें आप लिखोगे अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स known as Dhamma Mahamattas to promote and enforce धम्मा। तो हम जो ऑफिसर्स की बात कर रहे थे वो उनका नाम क्या था? धम्मा महामत्तास। ठीक है, to promote and enforce Dhamma. These officers नहीं, राजूकास थे, उनका काम क्या था कि लोगों को पनिश करना और रिवॉर्ड देना। ठीक है, इनके ऊपर रहे होगे ये महामत्तास। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनका अभी आप नेचर पढ़ोगे क्या था, आप लिखो उस चीज को। द ऑफिसर्स ट्रेवल्ड अक्रॉस empire educating people about Dhamma and ensuring implementation of welfare measures। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, जो भी अलग अलग जगह हैं वहां पे जाएगी ये वेलफेयर मेजर्स। महामात्तास क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाएंगे और देखेंगे कि जो धम्मा पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। वो किससे कराएगी इम्प्लीमेंट? राजूकास से। ठीक है, राजूकास का काम क्या है? रिवॉर्ड करना और पनिश करना। ठीक है, ये रिवॉर्ड पनिश नहीं कर रहे हैं। तो समझो कि उस टाइम पे बहुत हायरार्की थी। जैसे हायरार्की को एग्जांपल हम फ्यूचर में भी देखेंगे। तो समझो सबसे ऊपर जो ऑफिसर था ना, जैसे जो प्रधानमंत्री हो गया, उसकी इनकम थी 48,000 पनास। पनास का मतलब क्या होता है? सिल्वर कॉइन। ठीक है, ये 3/4 होता है तोले का। तोले का मतलब समझते हैं आप?
एक तोला कितना होता है? 10 ग्राम। तो ये कितना रहा होगा? 7.5 ग्राम का। 7.5 ग्राम का चांदी का सिक्का। जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसकी कितनी इतनी सैलरी है? 48,000। ठीक है, इतने सिल्वर कॉइन्स उसको मिल रहे हैं, राइट। और जो सबसे लोएस्ट ऑफिसर है उसकी कितनी सैलरी है? ये 20 तक जाती थी। तो ये शो क्या करता है कि एक बहुत अच्छी हायरार्की मेंटेन करी थी। अच्छी तो नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, लेकिन क्या शो करना समझ में आना चाहिए, हायरार्की थी बहुत ज़्यादा, कि जो ऊपर है उसका ऑर्डर सबको फॉलो करना है। और हायरार्की कहीं ना कहीं लाने के लिए आपको इनकम में गैप क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट। तो ये चीज़ है, मतलब इसने कुछ बोल दिया तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसको वो करना ही है, राइट। तो हायरार्की हो गई है, ठीक है। तो इतना ही बताना था, बाकी जो चीज़ है वो मैं आपको हैंडआउट में दे दूंगा, ठीक है। जो इसका डिक्टेशन है धम्मा का। अभी तक समझ में आया कि धम्मा अब क्या था? इसके दो आधार थे। एक आधार क्या रहेगा? एक तो फिलोसफिकल फाउंडेशन और दूसरा मॉरल फाउंडेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन कहाँ से आई? बुद्धिज्म से। मॉरल फाउंडेशन जो एक पेरेंट को बच्चे के लिए आती है वो थी, ठीक है। अब ये सारे मेजर्स इसने क्या करे? धम्मा में इंप्लीमेंट कराए, वन बाय वन, ठीक है। इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या कर रहा है ये? ऑफिसर्स नियुक्त कर रहा है। दो टाइप के ऑफिसर देखे अभी तक, एक महामातास देखे और दूसरे क्या देखे? राजुकास, ठीक है। महामातास क्या करेंगे? अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे? देखेंगे कि धम्मा पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और इंप्लीमेंट कराने वाले कौन है? राजुकास। वो क्या करे? नहीं, बंद नहीं हुआ है। नहीं, अभी और पढ़ाऊंगा। निकाल लो उसको। तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? राजुकास। कैसे? थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब इसके अगले भाग में चलते हैं। हाँ हाँ। हाँ, बस बताया था कि इन बुद्धा में इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि वो वहां से इंस्पायर हुई थी। मैंने बोला था बुद्धिज्म से धम्मा पॉलिसी निकली थी, ये था वो उसमें। नहीं नहीं, वो था एट फोल्ड पाथ। वो फोर नोबल ट्रुथ बताए होंगे। नोबल ट्रुथ वो बुद्धिज्म में ही थे। धम्मा तो, आप एक बार चेक करना, धम्मा के अंदर नहीं लिखवाया था। नहीं तो आप लिखवाए हो एक बार मेरे को बता देना नोट्स में क्या लिखा था, ठीक है। कल आप बता देना, फिर मैं उसमें देख लूंगा। वो वहाँ पे आपको पढ़ाए गए थे फोर नोबल ट्रुथ, ठीक है, एंड एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ में मैंने आपको एक चक्र दिखाया था, और फोर नोबल ट्रुथ थे बुद्धिज्म के। धम्मास का मैंने वहाँ पे कोई डिक्टेशन नहीं दिया था एक्सक्लूसिवली। अगर दिया था तो एक बार चेक कर लेना। नहीं दिया था, ठीक है। एक बार आपने हो सकता है कुछ मिस्टेकली हो गया हो तो बता देना, मैं चेक करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें कि समझ में आ गया ये सब कुछ? आपको समझ में आ गया? आप लिखोगे इंटरनल पॉलिसी। अब हम, नहीं नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट है, धम्मा खत्म हो चुका है, ठीक है। धम्मा आपको अलग से पढ़ाया गया था, ठीक है, वो खत्म हो गया है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं जो अशोका में हम पढ़ रहे थे, इंटरनल पॉलिसी ऑफ अशोका, ठीक है। लिखो अशोका। अशोका सेट अ वेरी हाई आइडियल फॉर हिमसेल्फ। अशोका set a very high idol for himself। लिखा है सामने, for himself, which was the ideal of, which was the ideal of paternal kingship। Kingship। He repeatedly asked his officials, he repeatedly asked his officials to tell the subjects, to tell the subjects that the king looked upon them, that the king looked upon them as his children।
he disapproved he disapproved he disapproved of rituals observed by women, comma, he forbade he forbade killing of certain birds and animals. फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू अलाउ ना, मना करना. एंड completely prohibited the slaughter of animals in his capital. In the capital. He also disallowed social functions in which people indulge in which people indulged in revelries. रेवलरीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे शराब का यूज हो, राइट, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज हो बेसिकली. नेक्स्ट पॉइंट, Ashoka's broad objective was to preserve the social order. Broad objective was to preserve the social order. इसकी जो धर्मा की जो पॉलिसी थी ना, ये कोई फेद नहीं था, मतलब कोई नया धर्म नहीं था. नहीं तो पहले समझ में क्या आता है, धम्मा मतलब कुछ धर्म टाइप का समझ में आ रहा है, राइट. तो कोई ऐसा नहीं था कि सेक्ट क्रिएट कर दिया बुद्धिज्म का अलग से, जहाँ पे वो लोगों को बोल रहा है कि इस तरीके से आप रिलीजन को फॉलो करो. वो बस क्या है, एक पॉलिसी है जिसके तहत एक किंग अपने सब्जेक्ट से क्या कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है. ठीक है. और कन्वर्सेशन करने के लिए उस टाइम पे कुछ ऐसे टूल्स तो थे नहीं, जैसे मोदी जी अभी मन की बात करते हैं, राइट. तो ऐसे टूल्स टाइम पे तो थे नहीं, तो क्या कर दिया उसने, एडिट्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे उसकी मन की बात ही लिखी हुई हैं, राइट. बेसिकली मन की बात क्या है वहाँ पे, जो उसकी पॉलिसीज हैं, राइट. तो वो चीज़ समझना है हमें. अब आप लिखोगे, अशोका टॉट पीपल टू लिव एंड लेट लिव. टू लिव एंड लेट लिव. His teachings were meant to strengthen the institution of family and the existing social classes. The existing social classes. ठीक है. कहाँ से रिपीट करना है? ये लिखा था, His teachings were meant to strengthen the institution of family and the existing social classes. यानी कि जो उस टाइम का सेटअप था ना सोसाइटी का, उसको बस स्ट्रॉन्ग करना चाहता था वो. ठीक है, कि सोसाइटी कहीं बिखर ना जाए. ठीक है. और ऐसे समझो उसके टाइम पे बहुत सारे कल्चर्स थे. आपने पढ़ा भी था कि खरोष्टी में इंस्क्रिप्शन मिला, अरेबिक में मिला, ब्राह्मी में मिला, संस्कृत में मिला. मतलब इतने टाइप के लोग रह रहे थे और इतना बड़ा एम्पायर, और कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल. तो आसान तरीका क्या है, सबको यूनिफॉर्म कर दो,
है ना, सबके अंदर कनेक्टिविटी ले एक दूसरे के प्रति, कि द्वेष भावना ही खत्म हो जाए एक दूसरे के प्रति। तो वो कैसे आएगी, जब सब लोग एक कॉमन चीज को फॉलो करेंगे, और वो कॉमन चीज क्या होगी, धम्मा पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से इस पॉलिसी को समझ सकते हो, अशोका को रूल को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अशोका खत्म हो जाता है। ठीक है, उनका रूल खत्म हो जाता है। कल हम चालू करेंगे जो इनके बाद के सेंट्रल एशिया किंगडम्स एस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, कुशान्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इम्पैक्ट देखेंगे कि मॉडर्न किंगडम जो आए थे उसका सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, टाइम हो गया है, मतलब थक गए होगे थोड़ा। ठीक है।